अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सुनावाना आज कैसे हैं उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समर के नेक्स्ट पार्ट के समर के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक या सब्सक्राइब मेरा चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। यार अब गमे हिजरा में इतना तो किया होता जो हाल जिगर पर है वो दस्त दुआ होता। एक इश्क का गम आफत और इस पर ये दिल आफत ये या दिल ना दिया होता या गम ना दिया होता। नाकाम तमन्नाए दिल इस सोच में रहता हूँ यूं होता तो क्या होता यूं होता तो क्या होता। उम्मीद तो बन जाती तस्कीन तो हो जाती वादा ना वफा करते वादा तो क्या होता। खैरों से कहा तुमने गैरों से सुना तुमने कुछ हमसे कहा होता कुछ हमसे सुना होता। वो अपनी फ़्लाइट का मुंतज़िर बैठा था। एयरपोर्ट पर मामूल का रश था। कहीं अलविदाई मुलाकातें तो कहीं किसी को खुश आमदीद कह रहा था। मुख्तलिफ आवाज़ें कानों पर पड़ रही थी। बहुत मना करने के बावजूद मजनी और आलिया बेगम उसे सी ऑफ करने नहीं आई थी। जिस हद तक दोस्त और बाप को जाने की इजाज़त थी उस हद के बाद वो दोनों वापस लौट गई थी। अब वो तनहा लोहे की कुर्सी पर विराजमान था। ज़मीन उस शोर के दरमियान एक आवाज़ उसकी समात में उतरी। उसका सारा वजूद कान बन गया। वो मेका नेकी अंदाज में पलटा था। एक 5 साल की बच्ची यहाँ से वहाँ भाग रही थी। उसकी माँ उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने एक ठंडी सांस खारिज की। उस नाम पर चौंक जाना लाजमी था। बच्ची दौड़ती हुई उसके पास वाली नशिस्त पर आ बैठी। उसका सांस फूल रहा था मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपनी बगल में बैठे खुबरू नौजवान की सिमत देखा। उसकी तरफ मतवजा था। तुम्हारा नाम सरमीन है? उसने मुस्कुरा कर इफ्तिसार किया। हाँ अंकल, क्या आप हीरो हैं? लड़की ने आंखें फिराकर पूछा। वो उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ। मगर आप तो बिल्कुल किसी हीरो जैसे लगते हैं। पता है अंकल, मेरा नाम जरमीन है। मेरे पापा मुझे जान कहकर बुलाते हैं। उसने फखर से गर्दन अकड़ा कर कहा। उसे खुद खूबरूज उस खूबरू जवान पर जिससे वो बुरी तरह मरूब हुई थी बच्ची अपना भी कुछ रौब जमाना चाहती थी। कमाल है, तुम्हारे पापा जान कहकर मुखातिब करते हैं और मेरी जान का नाम भी ज़मीन है। ज़मीन के जिक्र पर उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। बहुत शरारती बनती जा रही हो तुम। कान खींच कर रखने पर पड़ेंगे तुम्हारे। अपने पीछे लगाकर थका थका दिया तुम मुझे। बच्ची की माँ हामती हुई नज़दीक आई थी। चलो पापा आते ही होंगे। उसका हाथ थाम कर वो औरत आगे बढ़ गई। बच्ची मुड़कर अलविदाई अंदाज में हाथ मिलाना नहीं भूली थी। वो नम आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। अजीब बात थी, वो चंद लम्हे कबल इस बच्ची से मिला था और अब उसे जाता हुआ देख उसे तकलीफ हुई थी। शायद ये उसके नाम का असर था। चंद लम्हों में उसे उस बच्ची से अनसियत सी हो गई थी। उसकी फ्लाइट की आमद का ऐलान होने लगा। वह सर झटक कर सफरी बैग उठाता मंजिल की जानिब कदम बढ़ाने लगा। आरज़ू, हसरत, उम्मीद, शिकायत, आंसू, एक तेरा ज़िक्र था और बीच में क्या-क्या निकला। मौसम ने अचानक चोला बदला था। मूसलाधार बारिश, सर्द हवाएँ के ज़ेर असर उसे फ़्लू हो गया था। गुज़िश्ता 2 दिनों से वो स्कूल भी नहीं जा सकती। नकाहत के मारे चलना-फिरना तो भर हो रहा था। उसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए नसीमा चाची कमरे में ही उसका खाना भिजवा दिया करती थी मगर आज खिलाफ़े तवक्का ऐमन उसे नीचे आने का कह कर गई थी। वह हैरान होती धीरे-धीरे सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। दफ़ातन शहर में इस सादा शख्सियत को देखकर वो साख्त रह गई। वो कोई अलोन था या हकीकत। व्हीलचेयर पर विराजमान ताइमा उसकी तरफ देख रही थी। उनके लबों पर मुस्कुराहट थी मगर चेहरा आंसू से भीगा जा रहा था। ये कोई ख्वाब नहीं था। पहले की निस्बत नहीफ वाला गुरसी गुरसी दाइमा के उसके सामने मौजूद थी। वो जैसे होश में आई। सारी नकाहत हवा में तहलील हो गई। दौड़ती हुई उनकी बाहों में समा गई। वो किसी छोटी बच्ची की तरह बाआवाज़ बुलंद रोई जा रही थी जबकि दाइमा उसके सर को सहलाती बेआवाज़ रोती जा रही थी। ये मंजर देख ऐमन और नसीमा चाची की आंखें नम हो गईं। आप आ गई दाइमा, मुझे यकीन था आप लौटकर मेरे पास ज़रूर आएँगी। मुझे यकीन था आपको आपको मुझसे हमेशा के लिए अलग कर दे खुदा, ऐसा ज़ुल्म मुझ पर नहीं कर सकता। आपके बगैर मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। दोबारा आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अब कोई सदमा, कोई जुदाई बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वो हिचकियों के दरमियान बोलती जा रही थी। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ गई थी बड़ी बच्ची, बस खुदा की आज़माइश थी हम दोनों के लिए जो अब ख़त्म हो हुई है। देखो मैं तुम्हारे पास लौट आई। अपनी चिड़िया के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ? उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में लिए दाइमा मोहब्बत से खोया हुई। मुस्कुरा भी ना सकी। जाने क्यों आज बस खूब सारा रोने का दिल कर रहा था।
ارے یہ کیا، تمہارا جسم تو بخار سے تپڑا ہے، برسات کا آغاز تمہیں احتیاط پر برتنا چاہیے تھا۔ موسم بدلتے ہی اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، بالخصوص برسات کے موسم میں اکثر اوقات بیمار پڑ جایا کرتی تھی۔ میں نہ رہوں تو اپنی فکر کرنا بالکل ہی چھوڑ دے۔ یہ لڑکی دائمہ فکر مندی سے نسیمہ چچی سے مخاطب ہوئی۔ ان کے اس انداز پر وہ جو ذرا سی اسمبلی ایک دفعہ پھر بلک بلک کر رو دی، اس کی فکر کرا والی ہستی لوٹ آئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر دائمہ بوکھلا اٹھی، ہائے میرا بچہ، نہ رو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دائمہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ دائمہ کو 2 دن قبل ہی ہوش آیا تھا۔ تمہاری حالت کو دیکھتے ہی اتنی بڑی خبر یکدم سے سنانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں اور ایمن ان سے ملنے جاتے رہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں مزید کچھ دن ڈاکٹرز کے زیر نگرانی ہسپتال میں رہنا چاہیے، مگر جیسے انہوں نے تمہاری بیماری کا سنا، گھر آنے کی ضد کرنے لگی۔ ہمیں ہار ماننا پڑی، بہت احتیاط کا کہہ کر ڈاکٹر صاحب نے انہیں چھٹی دی ہے۔ نسیمہ چاچی نے اصل مدعا سنایا اور وہ دائمہ کی گود میں سر رکھے سنتی رہی۔ چلو بیٹی تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دائمہ ویل چیئر سے اٹھ کر اسے سہارا دینا چاہتی تھی، وہ زمین سے اٹھ کر دائمہ کو ویل چیئر سے کھڑا کرنا چاہتی تھی، مگر دونوں ہی ایسا کرنے سے قاصر تھی، دونوں ہی پر نقاہت حاوی تھی۔ ایمن نے دائمہ کو سہارا دے کر کھڑے ہونے میں مدد کی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے صحن سے متصل کمرے میں ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی دائمہ اور ایمن کی تقلید میں چل پڑی۔ بدوقت تمام اس نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ باہر رات کی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ دائمہ بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ ان کے گال بچھے گئے تھے، جسم لاغر سا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے بجائے اسی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اب انہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ دائمہ کو اپنے بستر پر لیٹا دیکھ اسے لگا جیسے تپتے صحرا میں یکدم سے شجر سایہ دار نے اسے اپنے چھاؤں میں لے لیا ہے۔ اتنے عرصے میں اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوا تھا، اس کا دل پرسکون تھا، دماغ شانت۔ اس کا خیال تھا کہ آج کے بعد وہ چین کی نیند سو سکے گی، مگر آنکھ بند کرتے ہی اس کا چہرہ ذہن کی پلیٹ میں پر روشن ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کسی اپنے کو کھو دینے کا غم کسی اپنے کو دوبارہ پا لینے کی خوشی پر حاوی ہو گیا تھا۔ اسے خود اپنے لیے یہ سزا مقرر کی تھی، تاحیات اسے سزا کاٹنی تھی۔ یہ علاج بتایا ہے طبیب نے اسے بھلانے کا کہ رفتہ رفتہ تم اپنی یادداشت کھو بیٹھو۔ وہ عمرہ کے 10 دن مکمل کر کے اپنے ملک واپس لوٹنے کی تیاری میں تھا۔ ان 10 دنوں کے دورانیے میں اس نے گھر کے کسی بھی فرد سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کا فون سوئچڈ آف تھا۔ وہ اپنا سارا دھیان عبادت میں لگانا چاہتا تھا۔ اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکا، عالیہ بیگم بھی نہیں۔ جو اس نے فون آن کیا، کالز کا تانیہ لگ گیا۔ گھر والوں کی کالز اٹینڈ کر کے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ آفس کی کولیگز مبارکباد دینا شروع ہو گئے۔ اس سے قبل کہ وہ مجبوراً فون دوبارہ آف کر دیتا، اسکرین پر نادر کا نمبر جگمگایا۔ اس کے لبوں پر میٹھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ایک عرصے سے یار کی خبر نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم سر، کیا آپ انڈیا کے لیے نکل رہے ہیں؟ نہیں نادر، ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے میں چند گھنٹے رہتے ہیں۔ تم سناؤ، ابھی فون کیا کوئی پرابلم ہوئی ہے؟ وہ متفکر ہوا۔ نادر کا لہجہ حسب سابق نہیں تھا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے سر، مجھے اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کے انڈیا پہنچنے تک کا ویٹ کر لوں۔ خبر ہی کچھ ایسی تھی سر۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ شاہزر کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ سر دائمہ ہوش آ گیا، آپ کی دعائیں رنگ لائی ہیں سر، وہ حویلی جا چکی ہیں میڈم کے پاس۔ نادر بولا، فترے جوش سے اس کی خوشی میں لرزش تھی۔ دوسری طرف فون تھامے اس شخص سے، اس کی بیوی سے، کوما سے باہر آئی عورت سے کسی قسم کی جذباتی وابستگی نہ ہونے کے باوجود وہ خوش تھا۔ جانے کیوں؟ وہ نہایت ہی پروفیشنل آدمی تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ آج سے قبل وہ کسی کلائنٹ کے لیے اس قدر خوش نہیں ہوا تھا۔ جانے یہ لوگ کون تھے جو ہر کسی کو خود سے وابستہ کر لیتے تھے، خود کا گروید کمدہ بنا دیتے تھے۔ اسے لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا تم نے دائمہ؟ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا سر، دائمہ ہوش میں آ چکی ہیں، نادر نے کہا۔ تبھی مقدس شہر کی فضا میں اذان کی صدا بلند ہونا شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے خانہ کعبہ کے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے خانہ کعبہ کو اور پھر آسمان کی سمت دیکھا۔ کیا گنہگاروں کی دعائیں بھی یوں قبول ہو جاتی ہیں؟ ابھی بھی تو اس کا عمرہ پایا تکمیل تک پہنچا تھا، اتنے جلدی اس کی دعا قبول ہو گئی؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ خبر سنانے کا بہت بہت شکریہ نادر، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس سے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ رہا تھا بچوں کی طرح بلک بلک کر گھٹنوں پر بیٹھے۔ اس قدر گناہ گار ہوتے ہوئے، اس قدر خطا کار ہوتے ہوئے خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ بے شک وہ رحیم ہے،
اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس پاک سرزمین کو الوداع کہنے سے قبل اسے شکرانے کی نماز ادا کرنی تھی۔ دائمہ کو واپس پا لینے کی خوشی میں وہ فراموش کر بیٹھا۔ اس نے اور بھی دعائیں مانگی تھی۔ اس کی توبہ سچی تھی، اس کی ساری دعائیں قبول ہوئی تھی، ساری دعائیں۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی، مگر یا رب تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ دائمہ کا ساتھ اس کے لیے رحمت کے ساتھ زحمت بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت اسے کھوجتی، نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ دن تو مصروفیت کے نظر ہو جاتا۔ ایک رات ہی ہوتی جب وہ یادوں کا صندوق کھول کر بیٹھ جاتی تھی، آنسو بہاتی تھی، مگر اب یہ بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے حیدرآباد کو چھوڑ کر یہاں آ جانے کے متعلق دائمہ نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے اس محلے کو چھوڑ دیا ہے دائمہ، وہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اب سے ہم دونوں یہیں رہیں گے، دوبارہ کبھی اس شہر کا رخ نہیں کریں گے۔ ہم بطور کرایہ دار یہاں رہیں گے، روزگار کے لیے میں نے نوکری بھی کر لی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے دائمہ کو مطمئن کر دیا تھا۔ اس نے دائمہ سے کہہ تو دیا تھا، مگر وہ خود متبسم تھی۔ کیا حقیقتاً وہ اس شہر کا رخ دوبارہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیا اپنی بقیہ زندگی میں وہ دوبارہ کبھی افریدی ویلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ کیا وہ اس دشمن جاں کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی؟ اس کے ذہن میں گردش کرتے ہر سوال کا جواب نفی میں تھا۔ دائمہ اس کے فیصلے سے متفق تھی۔ اس شہر نے، ان کے ہمسائے کے لوگوں نے انہیں اور ان کی بیٹی کو بہت دکھ دیے تھے۔ ضرورت کے وقت کوئی ان کے کام نہ آیا تھا۔ اس شہر کو چھوڑ دینے میں ہی ان کی عافیت تھی۔ وہ یکسر بے خبر تھیں کہ ان کے عدم موجودگی میں ان کی چڑیا کی زندگی میں کیا کچھ ہوا گزرا ہے، مگر اس کی بدلی شخصیت ان کی نگاہ سے چھپ نہ سکی تھی۔ ہر وقت ہنستی بولتی ان کی چڑیا کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ شہر میں بچھی کرسیوں پر براجمان نسیمہ چاچی اور دائمہ شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی اسکول سے لوٹی تھی۔ اپنے اور دائمہ کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھنے سے قبل حسب عادت صحن میں زمین پر اترے کبوتروں کو دانہ ڈالنے بیٹھ گئی۔ جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں، ہم زمین والے بظاہر تو رشتے لگانے میں، شادیاں کرنے میں شامل ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً سب کچھ تقدیر کا لکھا جو ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں، اتفاق و محبت سے رہنے کی کوشش کریں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مانا کہ رضیہ اور رفیق کی خاندانوں میں پرانی دشمنی تھی، مگر ان دونوں نے تو محبت کی شادی کی تھی۔ اب ماجرا یہ ہے کہ رضیہ اپنا سسرال چھوڑ کر میکے آ بیٹھی ہے۔ وہ بیچارہ اس کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے، اس کی منتیں کر رہا ہے۔ وہ موئی کہہ رہی ہے، میں نے تو تجھے اور تیرے گھر والوں کو سبق سکھانے کے لیے شادی کی تھی۔ چند ماہ کی دورانی میں اس نے رفیق کے والدین کا جینا مشر کر دیا۔ باوجود اس کے وہ بیچارہ سب کچھ بھلا کر اسے گھر لے جانے چاہتا ہے۔ وہ غریب اس ناگن سے محبت کر بیٹھا ہے، مگر وہ تو جیسے کان منہ لپیٹ کر بیٹھ گئی ہے۔ بھلا بتاؤ، اپنے شوہر کو یوں رسوا کرتا ہے۔ کہیں آج کل کے بچے نکاح جیسے مقدس رشتے کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، مذاق بنا کر رکھ دیا ہے شریعت کا۔ نسیمہ چاچی بآواز بلند کسی جاننے والے کی ازدوجی زندگی میں آئے نشیب پر تبصرہ کر رہی تھی۔ دائمہ نسیمہ چاچی کے ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھے۔ اسے لگا جیسے بالخصوص اسے سننے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہو، حالانکہ وہ تو اس کے ماضی سے انجان تھی، اس حقیقت سے نا واقف تھی کہ وہ ابھی بھی کسی کی منکوہ ہے۔ وہ بھی اپنا گھر چھوڑ آئی ہے۔ اس لڑکی کی اور میری کہانی ایک سی ہوتی ہوئے بھی مختلف ہے۔ وہ بھی اپنے شوہر کو اپنے گھر کو چھوڑ آئی تھی۔ اس نے اپنے بھی انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی، مگر سب بڑا فرق تھا ہمارے شوہروں کے جذبات کا۔ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، میرا نہیں، اور یہی فرق سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک محبت کرنے والے شوہر کو چھوڑ دینا، اسے تکلیف پہنچانا غیر انسانی ہے۔ میں اسے گھر میں انتقام لینے کی غرض سے گئی تھی۔ شہزر کو ذلیل کرنا میرا مقصد حیات تھا۔ میرا رویہ اس کے کے ساتھ دشمنوں جیسا تھا۔ وہ باوجود اس کے وہ مجھ سے ہمدردی جتا رہا تھا، اپنے والد کا حکم بجا لاتے ہوئے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے پر رضامند تھا۔ میں وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ میرا ضمیر مجھے اس کی حصے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جس گھر کو تباہ کرنے کی نیت سے میں وہاں گئی تھی، شہزر کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر میں اس گھر میں بس نہیں سکتی تھی۔ افریدی ویلا میں قدم رکھنے کا میرا مقصد انتقام تھا، مگر اس انتقام کے کھیل کے دوران مجھے اسی شخصیت سے محبت ہو گئی جسے رقیب مان کر چلی تھی۔ میں کیا کرتی؟ وہ ہے ہی ایسا کہ ہر دوسرا اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب جب محبت ہو چکی تھی تو مقابلہ کیسا؟ جن سے محبت ہوتی ہے ان سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ یوں بھی وہ بے قصور تھا، سارا قصور میرا تھا، میری جذباتیت کا تھا۔ اپنی سوچوں کے گرداب میں پھنسی زمین کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ تب یہ کبوتر ماں نے زمین سے دانہ چونچ میں بھر کر گھونسلے تک پرواز پھڑی۔ گھونسلے میں 3 ننھے بچے تھے۔ باری باری بچوں کے منہ میں دانہ ڈالنے لگی۔ ممتا سے بھرے اس منظر کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دی۔ دائمہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ عجیب دھوپ چھاؤں کا سا منظر تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور لب مسکرا رہے تھے۔ وہ ہاتھ چھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس سے آنسو پونچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ غالباً وہ انجان تھی کہ اس کے آنسو کا اس کا چہرہ بھگو
चुके हैं। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दाइमा की नज़रों ने उसका पीछा किया था। रात के खाने के बाद दाइमा उसके नज़दीक आकर बैठ गई और बच्चों की इम्तिहानी पर्चे चेक कर रही थी। क्या बात है मेरी बच्ची, तुम हमा वक्त खोई खोई रहती हो, पहले की तरह हंसती बोलती नहीं है। क्या कोई बात हुई जो तुम्हें परेशान करी है? मुझे बताओ चिड़िया, तुम इतनी बदल क्यों गई हो? तुम तो बहुत बहादुर थी। क्या वो एक हादसा तुम पर इस कदर असरअंदाज हुआ है कि तुम पहले वाली ज़मीन नहीं रही? दाइमा उसके बालों को सहलाती मुतवक्कर सी गोया उसने गहरी सांस लेकर खुद को झूठ बोलने के लिए तैयार किया। आज नहीं तो कल ये वक्त आना तो उसकी शख्सियत का बदलाव दाइमा से छुपा नहीं रह सकता था। कुछ नहीं हुआ दाइमा, मैं कतन परेशान नहीं हूँ। रही बात उस हादसे की तो मैं उसे फरामोश कर चुकी हूँ। आप भी कर दें। मेरा यूं चुप रहना, ज़रूरत के मुताबिक बोलना आपको अजीब लग रहा होगा, मगर मैं क्या करती? आपके चले जाने के बाद बात करने के लिए मेरे पास कोई था ही नहीं, लिहाजा चुप रहने की आदत पड़ गई, हंसने बोलने की आदत छूट गई। आप फिक्र न करें, आप आ गई हैं ना, मैं बिल्कुल पहले वाली ज़मीन बन जाऊंगी। उसने दाइमा को अपने बाजू में फेंच कर लाड से कहा। बस मुस्कुरा कर रह गई। वो उनसे कुछ छुपा नहीं रही छुपा रही थी। हकीकत कुछ और थी। पहले पहल उनका भी यही ख्याल था कि उनके लौट आने के बाद वो बदल जाएगी, खुश रहने लगेगी, मगर ये उनकी खाम ख्याली साबित हुई थी। कुछ था जिसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, जिसे वो उनसे पोशीदा रखना चाहती थी। ताइमा को बिस्तर पर बैठा छोड़ वो गुस्सल खाने में घुस गई। वो गुस्सल खाने के बंद दरवाजे को देख कर रह गई। वो जानती थी वो दरवाज़ा जल्दी नहीं खुलेगा। वो जब से आई थी यही देख रही थी। वो गुस्सल खाने में जाती तो देर से वापस आती। उसका चेहरा पानी से भीगा और आंखें सुर्ख हो रही होती। वो अपनी चिड़िया के लिए असहद फिक्रमंद थी। गुस्सल खाने में खड़ी वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंपोज कर रही थी। ऐसा पहले दफा हो रहा था जब उसने अपनी दाइमा से हकीकत को पोशीदा रखा था। उसने झूठ बोला था। उसकी उदासी और खामोशी की वजह महज अकेलेपन की आदतें ही थी। वो खुश रहना ही नहीं चाहती थी। उसका दिल ही नहीं चाहता था कि वो हंस से बोले। उसे खुश रहने का कोई हक नहीं था। वो खुद को सजा दे रही थी। उस शख्स का साथ क्या छूटा उसे महसूस होता था जैसे उस दुनिया की सारी रंगीनियां खत्म हो गई। जीने की खुश रहने की वजह खत्म हो गई। वो उन्हें कैसे बताती? वो पहले वाली जमीन कभी नहीं बन पाई। दाइमा को पता चलेगा उनकी चिड़िया उनसे क्या कुछ छुपा कर बैठी है। उस वक़्त उन पर क्या गुज़रेगी। वो मुँह पर पानी के छींटे मार घुसर खाने से बाहर निकल आई। उम्रा से वापस लौटते ही शास्त्र ने मछली के बाकायदा मंगनी का शोर मचा दिया। सभी उसके अचानक मुतालबे पर मुतहिर थे। बकौल उसके वो फ़रीदे बिरा के सोगवार माहौल में चेंज जाता था और कोई ज़बरदस्त तकरीब ही ये कारनामा अंजाम दे सकती थी। राशिद साहब ने बिलातर दर्द उसकी बात मान ली। वो खुश थे कि उनका बेटा कुछ नॉर्मल बर्ताव कर रहा है। पहले उसे पार्टियों में एंजॉय करना बहुत पसंद था, वरना ज़मीन के चले जाने के बाद उसने तो खुद को बिजनेस और ऑफिस पर सबूत कर दिया था। उसके इसरार के नतीजे आज फ्रीदेविरा में मसनी की मंगनी का फंक्शन था। फ्रीदेविरा को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लॉन मेहमानों से भरा हुआ था। आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाना था कि मसनी जैन की मंगेतर है। फुल ब्लैक सूट में मलबूस और मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मेहमानों से मिल रहा था। कुछ मर्द हजरात कसदन ज़मीन का जिक्र दरमियान में लाकर राशिद साहब की तजरीर करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेहमान खवातीन को ये फिक्र लाहक थी कि शाहसर की दूसरी शादी कब होगी। आलिया बेगम को हदायत दी जा रही थी कि उनके जवान खूबसूरत सलीकामंद कंवारी बेटियां हैं, शाहसर की शादी का ख्याल दिल में हो तो उन्हें ना भूलें। पार्टी में ये सब होता देख मसनी का मूड बुरी तरह खराब हुआ था। ये लोग क्या सोचकर आंटी से भाई के रिश्ते की बात करें? क्या उनमें इतने भी मैनर्स नहीं हैं कि किसी शादीशुदा मर्द को प्रपोजल नहीं भेजा जा करते? रणमीन भाई को छोड़कर गई है, मरी नहीं है। वो दोनों अब भी हस्बैंड वाइफ है। सबसे बड़ी बात, भाई उससे मोहब्बत करते हैं। भाई को जमीन की तलाश कर घर वापस लाने पर रजामंद करने के बजाय ये लोग जमीन को पारीना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मछली का बस नहीं चल रहा था कि उन मेहमानों को बाहर रास्ता दिखा। सबका मूड ठीक करने के लिए शाहजहां ने ये कदम उठाया उठाया तक, मगर मुतवक्किल के ऐन बरकत अफरीदी बिरा के मकीनों का मूड मज़ीद ख़राब हो रहा था। सूरत हाल से निपटने के लिए लाहिया अमल तैयार करते शाहजहां का फ़ोन गुनगुना उठा। बोलो नादिर, वो बुलाई मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ता गोया हुआ। सर, एक बुरी खबर है। रमीज़ नाम का शख्स जो हवेली के मालकन का रिश्तेदार है, मैडम के लिए अपना प्रपोजल लेकर शहर से अपनी फैमिली के साथ आया है। उससे कबल एक दफ़ा वो हवेली आया था। आप तो वाकिफ़ हैं, यहाँ सब अनजान है कि मैडम उनकी आपके निकाह में सबकी नज़र में वो गंवारी लड़की है। उनके लिए रिश्ता का आना अजीब नहीं है। ऊपरी सीढ़ियों पर बढ़ता उसका पाँव लड़खड़ाया था। नादिर की कही बात किसी बम की मानों उसके सर पर गिरी थी। वो उसके जवाब में कुछ न कह सका। वो सकते की कैफियत में था। खैर, इत्तला देना मेरा फ़र्ज़ था, लिहाजा मैं आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा, वरना ये सूरत हाल इतनी परेशान को नहीं है। अगर मैडम ने सबके सामने अपने मैरिड होने का राज अफ़शा कर दिया तो बात शुरू होने से कबल ही ख़त्म हो जाएगी। शाहज़र को खामोश पाकर
نادر نے سلسلہ کلام جوڑا۔ وہ بنا دیکھے بات بتا سکتا تھا کہ دوسری طرف فون تھامے ہوئے شخص کو پریشانی آن گھیرا ہے۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، غالباً اسے شخص کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ فون کو رکھو نادر، رشتہ لے کر آنے والے کے چلے جانے کے بعد مجھے اطلاع کرنا کہ پورا معاملہ کیا ہے۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرمین کے لیے پروپوزل، میری بیوی کے لیے پروپوزل، وہ میری ونکوہ ہے۔ نکاح پر نکاح ممکن نہیں ہے، مگر وہ تو مجھے چھوڑ چکی ہے۔ اگر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، تو اسے یہ پروپوزل پسند آ گیا تو یوں بھی میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بنا کسی جذباتی وابستگی کو میرے نام سے بندی کیوں رہنا چاہے گی؟ اگر اس نے خلا مانگ لی یا تو اس کے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پایا، اس کی پیشانی غرق آلود ہو گئی۔ اس لڑکی سے اپنا رشتہ ختم کرنے کے تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اس نے تو اس کے لوٹ آنے کی دعائیں مانگی تھی۔ اس کی محبت کا احساس زرمین کو ہو جائے، اس کا منتظر تھا۔ مگر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ ٹیرس پر چلا آیا۔ چھت پر خاموشی کا راج تھا۔ پارٹی کا شور نیچے چھوٹ گیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے آسمان کی سمت دیکھ کر تبھی مسنی چھت پر چلی آئی۔ بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نیچے انکل اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ چلیے۔ مسنی اس کے قریب چلی آئی، مگر اس کے چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اضطراری نظروں پر ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ بھائی، کیا ہوا ہے؟ آر یو آل رائٹ؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ چلیں اسی طرح اپنے کمرے میں چل کر آرام کریں۔ مسنی اس کا بازو تھام کر متفکر سے گویا ہے، مسنی آئی لو ہر سو مچ۔ اس سے دستبردار ہونے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آتا۔ خدا نخواستہ کبھی ایسا موقع آئے کہ وہ مجھ سے اپنے سارے جملہ حقوق واپس مانگ لے، تب میں کیا کروں گا مسنی؟ اس وقت میں کہاں جاؤں گا؟ زندگی میں پہلی دفعہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گی، میں منع نہیں کر پاؤں گا۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتا، اسے مایوس نہیں کر سکتا۔ اس کی خواہش پوری کر دینے کے نتیجے میں بالکل تاما رہ جاؤں گا۔ فضا میں کسی مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے، وہ کھوئے انداز میں بولا، کیا ہوا ہے بھائی؟ کیا زرمین نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ کیا وہ کچھ مطالبہ کری ہے؟ جملہ حقوق واپس لینے سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ ڈیورس کی بات کریں ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ آپ میری بات کرائیں اس سے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ ان کے اب کے مسنی میں بوکھلائی نظر آ رہی تھی۔ مسنی، نیچے آؤ۔ شاہزر، کیا کر رہے ہو یار؟ انگوٹھی پہنانے کی رسم دلہن کے بغیر کیسے ہو پائے گی میرے بھائی؟ شاہ میر پہلی سیڑھی پر کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ شاہزر نے مسنی کا ہاتھ تھاما اور نیچے چلا آیا۔ زین اور مسنی نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں۔ فضا میں تالیوں کا شور گونجا۔ مسنی کی اتری شکل دیکھ زین پریشان ہوا۔ اس کے سبزار پر مسنی نے کہا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کہہ کر اسے ٹال دیا۔ انگوٹھی کی رسم پوری ہوتے ہی شاہزر اسٹیج پہ چڑھ گیا، مائک سنبھال کر، گلا کھنکار۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ Hello to all. Thank you for pleasure of your company, your generous gifts and warm wishes on special occasions of my sister engagement. I have an announcement for all of you. In case you all are curious about my personal life, do not insult my father. I am responsible for all this mess. She leaves me because of my faults. Do not talk with my mother about my marriage. She doesn't need daughter-in-law. She has one. I'm already married. Do not talk about my wife as if she is past. Distance between us is temporary. We will be together, inshallah, and I love her, going to love her for the rest of my life. When I first met her, honestly, I didn't know she was gonna be this important to me. I actually fell for her before I even realized I did. She is a game changer, the kind of girl that redefines everything you thought you knew about. Amazing. One day I was looking over her. I wonder how I got to be so damn lucky. Do not you all dare to think that I'm going to love or marry some other girl. The next girl I will love on this earth will be our daughter. I will wait for her because honestly, I don't want anyone else. I just want to say this to Zarmeen wherever you are. I love you for all that you are and all that you have been, all you are yet to be. I'm yours. Do not give myself back to me. I left the light in my heart on. In case you ever wanted to come back home, you will, inshallah. Miracle happens every day. I love you and sorry for all I have done to you. I'll be waiting for you, for your silence to break, for your soul to shake, for your love to wake. اپنی بات ختم کر کے وہ سیٹ سے نیچے اترا۔ اسما جیسے اس کے الفاظ کے شہر سے نکلا، لان یکدم سے تالیاں سے گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ ہزاروں دلوں پر قدم رکھتا وہ مسنی کے قریب چلا آیا۔ محل میں موجود تقریباً لڑکیوں کو، چاہے وہ کنواری ہوں یا شادی شدہ، اس نے لڑکی کی قسمت پر رشک ہوا تھا، جسے اس شخص
उन्हें की बीवी होने का शर्फ हासिल हुआ था। वहाँ मौजूद हर फ़र्द को उस लड़की के लिए उस शख्स की मोहब्बत साफ़ दिखाई दे रही थी। उसके अल्फ़ाज़ मोतियों की मानद ख़ालिस थे। ऐ काश तुम यहाँ होती ज़मीन, तुम देखती कि तुम्हारा शौहर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी शिद्दत से तुम्हारी वापसी का इंतज़ार मुंतज़िर है, तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज़ होता। तुम खुदा का शुक्र करती न थकती, मजनून दाखिली दरवाज़े को अबूर करते शाहज़र को देख कर रह गई और उसके अंदरूनी खलफशार से वाकिफ़ थी। स्टेज पर खड़े उसके भाई के लहजे की लर्ज़िश और हाथों की कपकपाहट को उसने महसूस किया था। वो ठीक नहीं था। भले ही उसने सबके सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार करके कह दिया था कि उसका मुंतज़िर है, पुरउम्मीद है कि वो लौट आएगी, मगर अंदर से वो खुद खौफ़ था। उम्मीद नाउम्मीदी के दरमियान छूट रहा था। मसनूई मुस्कुराहट से चेहरे पर सजाए वो सबके दाद वसूल करता अपने कमरे में आ गया और सीधे बिस्तर पर ढह गया। आंखों के गोशे बेसाख्ता नम हुए थे। नहीं है कोई शिकवा अब किसी से, बस अपने आप से रूठा हुआ हूँ। बज़ाहिर खुश हूँ, लेकिन सच बताऊँ मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ। कमरे का बाहिर हो रही चहल-पहल से उसे अंदाज़ा हो गया था कि कोई मेहमान आए हैं। आज इतवार था, छुट्टी का दिन था, वो कमरे में ही बैठी रही, तबीयत बोझिल हो रही थी। तभी दाइमा कमरे में दाखिल हुई, वो उठ बैठी। दाइमा उसके करीब बैठ गई। बाहर कुछ लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का शहर में रहता है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, खुश शक्ल है, मुझे तो बहुत पसंद आया है तुम्हारे लिए। मैं यही चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा के इस फर्ज से सबकदोश हो जाओ। देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, इस छोटे से गांव में अजनबी होते हुए भी तुम्हारे लिए मुनासिब रिश्ता है। अब बस तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम लड़के को देख लेना, वो लोग तुम्हारे मुंतजर है। दाइमा बहुत खुश थी, मुझसे तो उनके लहजे से वाज़ेह थी। मैरून कामदार जोड़ा उसके पास छोड़कर वो कमरे से बाहर निकले। वो सख्ते के कैफे में उस जोड़े को देख रही थी। ये सब क्या हो रहा है? अब कौन उसी आज़माइश उसकी मुंतज़िर थी? वो बेचैनी से कमरे के चक्कर काटने लगी। दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मेरे खुदा मेरे मुझे इस इम्तिहान की घड़ी से बचा ले। कोई करिश्मा कर दे। मैं दाइमा से क्या कहूँ? कैसे बताऊँ उन्हें कि मैं किसी की मनकूहा हूँ? उसके दिल से दुआ निकली। वो 5 मिनट तक हनूज़ कमरे के चक्कर काटती ही रही। दफ़अतन अहमद दरवाज़े पर नमूदार हुई। बाजी आप तैयार नहीं हुई? जल्दी कर लें कि वो लोग आप ही को पूछ रहे हैं। वो अपनी बात कहकर जिनकी तरह गायब हो गई। उस घर में फ़िलवक़्त वही अफ़रा-तफ़री का माहौल था जो अक्सर लड़की वालों के घर रिश्ते आने पर होता है। मारे घबराहट के उसका सारा जिस्म पसीना बस में शरबूर हो गया था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ, उसकी ज़हन में अपनी ही आवाज़ गूंजी थी। कबूल है। उस शाहज़र की आवाज़ ने ज़हन में चक्कर लगाया। मुझे बीवी बीवी कहकर मुखातिब करना बंद करो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अच्छा, हाल ही में मेरा निकाह किसी के साथ हुआ है। ज़रमीन उस घर की बहू है। मेरी हमारी इज्जत उनसे मिलिए। ये है मेरी भाभी सरमीन शाहज़र अफरीदी। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप शाहज़र चाचू की वाइफ़ हैं। सरमीन आंटी शाहज़र से जुड़ा उसका रिश्ता, उस रिश्ते से जुड़े सारे रिश्ते उसे याद आने लगे। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, मुझे कुछ करना होगा। दाइमा को मैं समझा लूँगी। वो नहीं जानती कि मैं शादीशुदा हूँ। इस किस्म की सूरत-ए-हाल से निपटना मुझे आना चाहिए। आखिर को अपनी ही बस बकिया ज़िंदगी शाहज़र के नाम से के साथ गुज़ारनी है मुझे। अपनी सारी हिम्मत मतनज़ा कर बाहर आ गई। सबकी निगाहें उसकी तरफ उठी थी। उस आम से हुलिया में देखकर आयमा की पेशानी पर शुकने नमूदार हुई थी। वो दाइमा के पास कुर्सी पर टिक गई। अपने ऐन मुकाबले सनी उसके हाथ से छूटकर गिरी। गर्म चाय का शिकार हुए शख्स को देखकर उसकी तबीयत मज़ीद मुख्तर हो गई। इधर मेरे पास आकर बैठो मेरी बच्ची। हाय चाँद सा चेहरा है आपकी बेटी का। यूँ ही तो ना हुआ है मेरा बेटा बेचैन उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए। अब जल्दी से हाँ कर कहकर मिठाई खिलाएँ आप हमें। मुझे तो लड़की इंतहा से ज़्यादा पसंद आई है। बस शादी की तारीख आज ही तय कर दे। कदरे फरभई माइल जिस्म पर उम्र का लिहाज न करते हुए शोख रंग का लिबास में मलबूस खातून बिला सब कुछ तय करके बैठी थी। उन्हें तो गोया यकीन था कि लड़की वालों की तरफ से कोई एतराज़ नहीं जताएगा। ग़ालिबन अपने बेटे पर बड़ा नाज़ था। वही बद तहज़ीब बेटा जो बस उसके चेहरे पर नसें गाड़े बैठा था। उसने बेचैन होकर पहलू बदला। उस खातून के इस अपने पास बुलाने के बावजूद वो अपनी जगह से हिलने तक नहीं थी। ताइमा को उनके हाँ में हाँ मिला था देख वो उठ खड़ी हुई। माफ़ कीजिएगा, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे अभी शादी नहीं करनी, लिहाजा आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूँढ लें। मेरी दाइमा चंद दिनों कबल ही कोमा से बाहर आए हैं। मैं उनकी देखभाल करना चाहती हूँ, कुछ वक़्त उनके साथ बिताना चाहती हूँ। फ़िलहाल अभी उन्हें मेरी ज़रूरत है। उसकी बात पर सहन में इस्तेताद हर नफ्स का भौंचा रह गया। ताइमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो उसके लहजे की लहज़िश महसूस कर सकती थी। गोया ये चंद जुमले
अदा करने के लिए उसे सारी कुव्वत लगा दी थी। उस रिश्ते की खबर सुनते ही उसकी अड़ी रंगत उस उनके ज़ेरे निगाहों से छुप न सकी। नसीमा अगर रिश्ता नहीं करना था तो हमें फ़ोन पर ही बता देती, घर बुलाकर हमें ज़लील करने की क्या ज़रूरत थी? आपकी बेटी की मर्ज़ी से बखूबी वाकिफ़ होंगे आप दोनों। चलो बेटा यहाँ रुक कर और तो ज़लील नहीं करानी हमने। हमारी लड़के की माँ बाआवाज़ बुलंद कहती उठ खड़ी हुई। दाइमा और नसीमा चाची ने जो जो ही मदद करने के लिए अब लब खोले वो बोल पड़ी। अगर आपको कुछ कहना ही है तो मुझसे कहें। मेरे इनकार के नतीजे का आपको मेरे बड़ों की ज़लील करने का कोई हक नहीं है। मेरे इनकार से आपको तस्दीक का एहसास हुआ है तो मैं माज़रत पेश करती हूँ। बाकी यहाँ कहने सुनने का कुछ नहीं बचा, उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़। उसने बड़े अदब से के साथ उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लड़के की माँ बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। घर की चौखट अबूर करने से कबल वो एक अलविदाई नज़र ज़रमीन पर डालना ही नहीं भूला था। उसके जवाब में ज़रमीन ने एक तंज़िया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी। वो नाकाम नाम वो नकामा नामुराद वापस लौट गया था। उनके चाहते ही वो किसी भी नज़रें मिलाए बगैर सीधे अपने कमरे में आई थी। कमरे में दाखिल होते ही वो अपनी पोज़ीशन साफ़ करने के लिए अपने ज़हन में अल्फ़ाज़ तरतीब करने लगी। कोई ऐसी जगह से ढूँढने लगी जो दाइमा को मुतमिन कर सके। दाइमा अंदर आई थी, उसके कोई सवाल किए बगैर वो गुस्लखाने की सिमत बढ़ने लगी। ग़ालिबन वो उससे ख़फ़ा थी। वो गुस्लखाने से बाहर आई, ज़रमीन आँखों में आँसू लिए उन्हीं को देख रही थी। दाइमा वो मैं उससे कबल वो कुछ कहती, दाइमा उसके करीब चली आई, उसका अपने चेहरों में हाथों में लेकर गोया हुई। मैं तुमसे खफ़ा नहीं हूँ, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को भी यहाँ बुलाने से कबल मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस है, शौहर और बच्चों की मसरूफ़ियत ज़िंदगी में आएगी तो तुम भी दूसरे लड़कों की तरह मसरूफ़ हो जाओगी। तुम्हें उदास सहने का मौका ही नहीं मिलेगा। लिहाजा मैंने तुम्हें मतला नहीं किया। मुझे यकीन था लड़के से मिले बगैर देखे बगैर तुम रिश्ते से इनकार कर दोगे। वो बिल्कुल तुम्हारे आइडियल जैसा था, जैसा तुम कहा करती थी कि मर्दों को होना चाहिए पढ़ा लिखा, बाशऊर, शरीफ। मेरा ख्याल था सामने से देखकर शायद वो लड़का तुम्हें पसंद आ जाए और तुम हाँ कर दो। मैं जानती हूँ रिश्ते को मना करने के बावजूद की वजह तुम बाहर देकर आई हो, वो हकीकत नहीं है, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरी तबीयत को सुकून तब मिलेगा जब तुम अपने घर की हो जाओगी। जितनी खुशी जब मुझे तुम्हारे शौहर के साथ खड़े हो देखकर होगी, तुम चाहे मेरी जितनी वह खिदमतें कर लो, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी। खैर, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। तुम फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती, ठीक है, हम इस बारे में और बात नहीं करते। ताइमा ने उसकी पेशानी चूमकर बात ख़त्म कर दी। वो खामोश बैठी रही। मैं उन्हें कैसे बताती कि अब वो आइडियलाइज़ पर यकीन नहीं रखती। वो समझ चुकी थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अफ़राद ज़ाहरी तौर पर हमें शरीफ़-उन-नस्ल और बाशऊर नज़र आते हैं, वो हकीकतन अच्छे हों। जैसे फ़ैसल, और वो अफ़राद जो हमें ज़ाहरी तौर पर अयाश और आवारा सिर्फ़ नज़र आते हैं, वो हकीकतन बुरे हों, जैसे शाहज़र। उसे जानबूझकर सिग्नल तोड़ने वाला, नो पार्किंग ज़ोन में कसदन गाड़ी पार्क करने वाला, उसे के मोहल्ले से जबरन उठाकर ले जाने वाला शख़्स पसंद था। उस दुनिया में मौजूद हर शख़्स से ज़्यादा आज से दाइमा ने मेरे फ़ैसले को अहमियत दी थी। मगर कब तक मैं उनसे हकीकत को पोशीदा रख पाऊँगी? हकीकत से आगाही की सूरत में उन्हें सदमा पहुँचेगा, सब पहुँचने का अंदेशा है, और हकीकत से नावाकिफ़ होने की सूरत में वो कब तक अपनी बेटी जो उनकी नज़र में कंवारी है, उसका घर बैठा रखेंगी। मैं तो सारी ज़िंदगी शाहज़र के नाम के साथ जीना चाहती हूँ, मगर इस मुआशरे में रहते हुए मैं ऐसा कैसे और कब तक कर पाऊँगी? बिस्तर पे बैठी सोचती रह गई। रमज़ान के मुबारक माह का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। सहरी की सवारी होकर वह हस्बे मामूल लैपटॉप खोलकर बैठ गया। नादिर ने पार्टी की रात ही कॉल करके उसे खुशखबरी सुना दी थी कि ज़रमीन ने रिश्ते से मना कर दिया। खबर सुनकर उसे जितनी खुशी हुई थी, इनकार की वजह जानकर इतना ही अफ़सोस हुआ। वो किसी के निकाह में ये बात ज़रमीन ने सबसे पोशीदा रखी थी। ग़ालिबन वो उस हकीकत को सबसे पोशीदा ही रखना चाहती थी। एक तरफ वो उसके उसके लौट आने का मुंतज़िर था, पुरुम्मीद था कि उसके दिल में ज़रमीन के लिए जज़्बात हैं, वो उस तक पहुँच जाएँगे। अल्लाह उसके लिए कोई मुआवज़ा कर देगा। दूसरी तरफ उसे याद रखना तो दूर, उसकी मोहब्बत को महसूस करना तो दूर, वो किसी को ये तक बताने पर आमादा नहीं थी कि वो उसके निकाह में है। अगर वो किसी को इसके और मेरे दरमियान रिश्ते की हकीकत से आगाह नहीं करना चाहती थी, मैं उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उसने रिश्ते से इनकार क्यों किया? वो मुझसे से हला का दावा कर सकती थी, शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी। बकौल नादिर के वो लड़का काबिल इंजीनियर होने के साथ-साथ खुश शक्ल भी था। उसने इनकार क्यों किया? क्या वाक़ई इनकार की वजह दाइमा ही है? और अगर वह शादी से इनकार कर रही है और मुझसे ख़ुला का सवाल भी नहीं कर रही, तो क्या ये मुमकिन है वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है? वो सारी उम्र मेरे नाम से वाबस्ता रहना चाहती है, वो शादी करना ही नहीं चाहती हो? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने बार हाँ मुझसे कहा था कि मुझसे नफ़रत करती है, ये नामुमकिन है। इनकार की वजह कुछ और होगी। ग़ालिबन उसे वो शख़्स पसंद नहीं आया होगा, मगर दाइमा को लड़का पसंद था। क्या वो अपनी पसंद को दाइमा की पसंद पर तरजीह दे सकती है? इनकार करके वो दाइमा के फ़ैसले के खिलाफ़ खड़ी हो गई। ऐसा कौन-सी वजह थी जिसने उसे एकदम कदम
उठाने पर मजबूर कर दिया। उसके ज़हन पर बुरी तरह उलझ गया था। दुखते सर के साथ वो जॉगिंग के लिए निकल गया। ज़मीन के लिए प्रपोज़ल आया था, उसे इनकार कर देता। हवा ही हुआ वही जो वो चाहता था। बावजूद उसके उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी निगाह अलमारी के अंदरूनी खाने से झाँक रहे लिबास पर पड़ी। वो दरवाज़े में फंस गया था। उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, ये वही लिबास था जो जहाज़र ने उसके लिए खरीदा था। उसके साथ ही करेंसी नोटों की गड्डी रखी थी। वो दिन में कई बार उन दोनों बेजान चीज़ों को देखती थी, छूकर महसूस करती थी ये वही चीज़ें थीं। उसके पास जो शासर से वाबस्ता थी, उसे दाइमा की नज़र से बचाकर अलमारी के अंदरूनी खाने में रखा था। जाने कैसे पेंसिलिया में ड्रेस को कोना दरवाजे में फंस कर अलमारी से बाहर झाँक रहा था। गनीमत थी दाइमा की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी, वरना उनके सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता। वो इस किस्म के लिबास नहीं पहनती थी। इस कदर कीमती लिबास को उसकी अलमारी में पड़ा देखकर दाइमा के अज़हद हैरान होने का अंदेशा था। दाइमा वो खूबी वाकिफ़ थी को उसे फ़िज़ूल खर्ची करते हुए पसंद नहीं था। जाके उस किस्म का लिबास खरीदना। वो अलमारी के दरवाज़े को ठीक से मक़फ़ल करके कमरे के बाहर आ गई। हाय! इसने ऐसा कारनामा कर दिया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपनी समात पर। मुझे तो यकीन करें, नुसरत बेगम हज़ा इंतहा से ज़्यादा शरीफ लड़का था। पूरे गाँव में उसकी बराबरी का कोई न था। गाँव वाले तो अपने लड़के को शहर भेजने से गुरेज़ पड़ते हैं। बुरी सोहबत में पड़कर उनके बिगड़ जाने का अंदेशा होता है। उसे काबिल भरोसे जान को उसके वालिदैन ने ही कदम उठाया। 5 वक़्ता नमाज़ बड़े बड़ों की तरह इज़्ज़त करने वाला, छोटा से शफ़क़त से पेश आने वाला, माँ-बाप के लबों से निकली बात उसी लम्हे पूरी करना उसका ऐन फ़र्ज़ था। जाने शहर जाकर इतने सोने मुंडे को कैसा बुखार चढ़ गया। बहुत पुराने के बाद घर आता है, कैसी किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता था। और तो और पूरा गाँव उसमें उसकी बदतमीज़ी हुआ तब फैली जब उसने अपनी बचपन की मंगेतर से शादी से इनकार कर दिया। उसकी माँ बेचारी जो अपनी बहन की बेटी के गम में बस्तर से लग गई, उस पूरी काया पलट के एक ही वजह मंज़र आम पर आई। शहर में कॉलेज जाकर अय्याश रईसज़ादों की भी सोहबत में पड़ गया। हाय! मुझे तो समझ नहीं आता कि ये दौलतमंद वालिदैन अपने बच्चों की किस अंदाज़ में तरबियत करते हैं कि उनकी सोहबत में अच्छा भला इंसान भी जान बन जाता है। बस रुपए पैसे बेतरे खर्च करना, दूसरे तबके के अफ़राद को अपना गुलाम समझना, उनके इस्तेमाल करना। यही उनका महबूब मुश्किलें होते हैं। वालिदैन की इज़्ज़त करना तो जैसे उन्हें आता ही नहीं। किसी रिश्ते की तजदीद का पास नहीं होता उन्हें कि किरदार के बहुत हल्के होते हैं ये सारे। खुद तो बैक वक़्त हज़ार लड़कियों से दूसरी कांट कर रखते हैं। हमज़ा को भी यही सिखा दिया था होगा उसने। अब उसने कौन-सी शादी करनी है, अब उसे शरीफ लड़की थोड़ी ना भाएगी। नसीब आवाज़ बुलंद हो गाँव के किसी शरीफ लड़के के अचानक बिगड़ जाने का सारा इल्ज़ाम शहर में बसने वाले रईस सानों पर डाल रही थी। वो खामोश न रह सकी। जाने इससे मत नसीमा चाची जैसे दरमियान तबके के लोग तमाम दौलतमंद वालिदैन को मगरूर, बेहस और उनके की औलादों को याश और बात तहस्सब ही क्यों समझते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक नहीं करती। माना कि दौलतमंद अफ़राद की अक्सरियत बेराह होती है, मगर उसके मतलब ये तो नहीं कि हम सारे तबके को ही एक नज़र से देखें तभी सभी दौलतमंद वालिदैन उनकी औलादें ये एक ही सी हो नहीं होती। कुछ वालिदैन होते हैं जिनके पास बेतहाशा दौलत होती है, वह भी वो मगरूर नहीं होते। खुदा की साथ को नहीं भूलते, अपने बच्चों को सही तरबियत देते हैं, इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उनकी तरबियत में कोई खोट नहीं होता। उनके बच्चे इंसान होते हैं, जानवर नहीं। कुछ रईसज़ादे ऐसे भी होते हैं कि जो कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं पहुँचाते। तबक़ाती फ़र्क को कोई अहमियत नहीं देता। अपने मुलाज़िमीन के साथ भी वही सलूक रखवा रखते हैं जो अपने अज़ीज़ों के साथ रखना पसंद करते हैं। वो रईसज़ादे जिन्हें दुनिया को बदतमीज़ कहती है, दुनिया बदतमीज़ कहती है, अपने बाप के सामने कभी मुँह नहीं खोलते, उसका हर हुक्म बचा लाते हैं। महज़ अपने बाप के कहने पर किसी अजनबी लड़की से निकाह तक कर लेते हैं। सारी ज़िंदगी इस लड़की के साथ वफ़ादार रहने को तैयार रहते हैं। जिन्हें दुनिया याश और बदकिरदार समझती है, किसी गैर लड़की को आँख उठाकर नहीं देखते, शराब को हाथ नहीं लगाते। यहाँ तक कि कि ऐसी लड़की जिसने किसी अमीरज़ादे की तस्रीर की हो, वो लड़की घुटने भर घंटा भर उसकी दस्तरस में वजूद उसके उसका हाथ नहीं लगाता। यूँ होता है कि वो कुछ अमीरज़ादों का किरदार, उनकी शख्सियत उस शख्स के बिगड़ जाने के कुछ पीछे किसी अमीरज़ादे का नहीं, खुद उसका हाथ होता है। ये भी तो मुमकिन था कि वो शहर जाकर भी शराफ़त के जामिया में रहता, अपने जैसे लोगों से दोस्ती करता। मगर उसने कसरतन उन अमीरज़ादों का इंतख़ाब किया जो बिगड़े हुए थे, और बस उसे वो सारी बदतमीज़ियाँ जो आज तक नहीं कर पाया था, करने का सर्टिफ़िकेट मिल गया। वो चाहे जो करे, इल्ज़ाम उसकी बुरी सोहबत पर जाएगा। अगर सोहबत इंसान को बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करती, तो वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी सी तरबियत के लिए लोगों दो ही क्यों करते हैं कि खुदा न ख़्वासा कि उनके वालिदैन बुरी सोहबत में औलाद उनकी बुरी सोहबत में पड़ ही भी जाए, तब भी वो उसके असर पे से बचे रहें। सोहबत और तरबियत में से तरबियत का वज़न ज़्यादा होता है। दूसरों का रंग तभी चढ़ता है जब अपना रंग कुछ कच्चा हो। आप उस नुक्ते से क्यों नहीं सोचती कि अब तक हमसा अच्छाई का नाटक कर रहा था?
होता कि उसे काबिले भरोसा जानकर उसे शहर जाने की इजाज़त मिल जाए। और हाँ, मुमकिन है कि वो गाँव की ही किसी लड़की से चक्कर में पड़ गया हो और आप सब शहर के लड़के को कोसने में अपनी कुव्वत सर्फ़ कर रहे हैं। उस शख़्स के किरदार की कमज़ोरी के लिए, इसकी बदतमीज़ी के लिए, उसकी रावी के लिए आप इन अमीरज़ादों को क्यों कोस रही हैं, जिन्हें आप जानती तक नहीं हैं। वो जैसे बिना साँस लिए कहती जा रही थी, नसीमा चाची की बात सुनकर जाने क्यों उसे लगा वो शाहज़र के ताल्लुक से अफ़रीदी ख़ानदान के मुतालिक से बुरा कह रही हैं। हालाँकि ऐसा नहीं था ग़ालिबन, वो शाहज़र के हवाले से अफ़रीदी ख़ानदान के हवाले से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस हो गई थी। उसे अपने ही जज़्बात में, अपने ही अल्फ़ाज़ पर काबू नहीं था। उसे उसकी जज़्बाती तक़रीर को सुनकर सहन में इस्ताद तीनों नफूस में तीर थे। उसका रवैया गैर मुतवक्किल था। उससे कबल के इमर और नसीमा बेगम ने उसे इस कदर गुस्से में नहीं देखा था और सबसे ज़्यादा हैरान ताइमा थी। उनकी चिड़िया की ख़यालत में इतनी बड़ी तब्दीली कब और कैसे आ गई? वो मुतहैर थी पहले तो ज़मीन की ख़यालत में अमीर तक के मुतालिक नसीमा बेगम से मुख्तलिफ ना थे। अचानक क्या हुआ था? वो ऐसा क्यों कह रही थी? जबकि वो खुद गवाह थी कि रईसों से दुश्मनी मोल लेने के नतीजे में अमतों से तिबके से ताल्लुक़ रखने वाले की ज़िंदगी में कैसा तूफ़ान आ सकता है। बाजी, आप इस कदर गुस्सा क्यों कर रही हैं? बड़ी बी तो बस अमीर लोगों की हकीकत बयान कर रही हैं, आपको गलतफ़हमी हुई है। वो लोग वैसे नहीं होते जैसे आप सोचते हैं, वो लोग तो बुरे। उसकी सुर्ख़ चेहरे और फूली हुई साँसों को देख इमन ने हैरत ज़दा लहज़े में कहा, तो उसकी बात मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि वो बोल पड़ी। मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं हुई। मैं सब जानती हूँ, आप सबसे ज़्यादा जानती हूँ। मैंने तो उससे तिबके से ताल्लुक़ रखने वाले हवान और आला तिबके से ताल्लुक़ रखने वाले फ़रिश्तों को देखा है। उसने अपने चेहरे पर यूँ हाथ फेरा गोया अपने तासरात को हटा रही हो। सबको मतीर ज़्यादा निगाहों से अपनी समझ देखता पाकर वह अकेली की चौखट से अबूर कर गई। उसके गुस्से का ग्राफ अब भी नीचे नहीं उतरा था। तो ये था आज के नॉवल के पार्ट का। कैसा लगा आप सब लोगों का नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, सबसे बेस्ट बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।